लद्दाख के गलवान घाटी में एलएसी पर भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर देश में माहौल गर्म है। इस बीच पीएम मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प पर पीएम मोदी ने काफी कड़ा बयान देते हुए कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम जवाब देना भी जानते हैं। किसी को कोई भ्रम और संदेह नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। तो भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में शहादत बेकार नहीं जाने की बात प्रधानमंत्री ने की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 19 जून को सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ चर्चा भी करेंगे वो। लेकिन इस बीच चीन के साथ हिंसक झड़प के बाद लगातार बैठकों का दौर अभी भी जारी है। लेकिन चलिए इसकी तमाम अपडेट लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, अगर हम सीमा के हालात की बात करें तो आपके पास फिलहाल क्या जानकारी है? जो तमाम बैठकें हो रही हैं उसको लेकर भी बताएं, क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान आया उससे एक बात साफ है कि सीमा पर जो सैनिक तैनात है उनको पूरा इस बात का अधिकार दे दिया गया है, फ्री हैंड दे दिया गया है कि आपको वहां पे जो हालात के हिसाब से जो एक्शन लेना हो वो एक्शन लीजिए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, हम अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। और वही हुआ भी। आज सीमा पर वहां पे दोनों देशों के बीच जो है कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो रही है ताकि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। दूसरी तरफ जहां जहां भारत और चीन की सीमा लगती है वहां पे हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं वहां भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, जो चीन को करारा जवाब देने की तैयारी भी यहां पूरी कर ली गई है। हालांकि ये बात अलग है कि चीन की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि हम शांति चाहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मामले का हल चाहते हैं। हालांकि चीन ने यह आरोप लगाया भारत पे कि इन्होंने जो है सो गलवान घाटी को लेकर के उसकी संप्रभुता हमारे तहत आती है, लेकिन भारत ने पहले इसका जवाब दे दिया था कि दरअसल चीन ने वादा खिलाफी किया है। 6 जून को जो समझौता हुआ था उसको उलट जाकर के चीन ने कदम उठाया है। तो मुझे लगता है कि वहां पे हालात सीमा पर तनावपूर्ण है, लेकिन अभी तक नियंत्रण में है। सामान्य होने में थोड़े से वक्त लगेंगे, लेकिन भारतीय सेना किसी भी सूरत में पीछे हटने को या फिर झुकने को तैयार नहीं रहेगी। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर दिल्ली में क्या चल रहा है? सरकार इस पूरे मामले से कैसे निपट रही है? क्या योजना है? देखिए, सबसे पहला यहाँ पे तो एक जो प्रधानमंत्री का बयान आया, एक कड़ा संदेश यहाँ पे प्रधानमंत्री ने दे दिया है। अब इसमें सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत होगी। ये जो बातचीत होगी वो 19 जून को 5 बजे शाम में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ बातचीत होगी, उनसे सलाह मशविरा किया जाएगा और भारत का स्टैंड क्या है वो प्रधानमंत्री बताएंगे और वस्तु स्थिति क्या है इसका ब्यौरा वहां पर रखा जाएगा। इसके बाद इससे पहले लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज सुबह ही रक्षा
रक्षा मंत्री ने तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस बिपिन रावत के साथ लंबी बैठक की, हालात का जायजा लिया। साथ ही साथ विदेश मंत्री को भी हालात से वाकिफ कराया गया। गृह मंत्री भी इसमें काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले कल देर रात हमने देखा प्रधानमंत्री के आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, वहां भी इस बात की समीक्षा की गई। तो मुझे लगता है कि जो गलवान घाटी में जो मामला है उसका असर सीधे तौर पर यहाँ पर रायसीना हिल्स पे दिख रहा है। लगातार हलचल रक्षा मंत्रालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, विदेश मंत्रालय में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, फिलहाल तमाम डिटेल्स आपने दी है, लेकिन हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे दूसरी खबरों पर अपडेट लेनी है। इस बीच लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि गलवान में सैनिकों की शहादत बेहद दुखद और परेशान करने वाली है। जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए अपने फर्ज को निभाया और शहीद हो गए। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि देश जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा और मैं शहीदों के परिवार के साथ हूं। मुश्किल वक्त में देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम भारतीय सैनिकों की बहादुरी पर गर्व करते हैं। प्रधानमंत्री के बयान से पहले भारत और चीन के बीच लद्दाख में लगातार बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि चीन ने भारत की जमीन हड़पी है, पीएम चुप क्यों है? 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। तो चीन को उचित जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो जवाब क्या हो सकता है? आज आवाज अड्डा में इसी पर हम करेंगे खास चर्चा शाम 5:57 पर। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की आज दूसरे दिन भी बैठक जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में नतीजे अभी तक अच्छे रहे हैं और अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण की वजह से हमने हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया है। समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग, उसके कारण हमारे यहां संक्रमण से रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये राहत की बात है कि आईसीयू और वेंटिलेटर केयर की जरूरत भी बहुत कम मरीजों को पड़ रही है। समय पर उठाए गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाए हैं। चलिए इस पर तमाम अपडेट्स लेते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो लक्ष्मण, पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की बैठक जो आज भी जारी है, किन किन मुद्दों पर आज फोकस होना है, क्या तमाम डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ये जो बैठक दूसरे दिन की चल रही है, बैठक कल की बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कम से कम 12 राज्य शामिल हैं और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी। लेकिन इसमें जो राज्य शामिल हैं वो वैसे राज्य हैं जहां पे कोरोना का कहर सबसे ज्यादा रहा है। कोरोना के कहर के सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिला है आपको महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्य हैं जो यहाँ पे शामिल हैं। तो ये बैठक में इस बात पर काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे इस बात पर हो सकता है कुछ राज्य मुद्दा उठाएं कि हमें आर्थिक मदद की जरूरत है। और जैसा कि शुरुआती भाषण में प्रधानमंत्री ने भी ये टोन सेट कर दिया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेसिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करनी है, ताकि ये ज्यादा ना फैल सके। हालांकि इस बैठक में एक राजनीतिक पहलू ये भी है कि इसमें जिन जिन राज्यों को बुलाया गया था उनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। लेकिन दूसरे जो राज्य हैं इनके साथ लंबी बैठक चलेगी और बैठक के बाद मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नए मेजर आपको, नए उपाय देखने को मिल सकते हैं। रहेगा क्या क्या उपाय निकल कर आएंगे, क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 3.5 लाख के पार चली गई है। हालांकि कोरोना के मोर्चे पर आर्थराइटिस की दवा डेक्सामेथासोन ने उम्मीद जगाई है। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट लेते हैं हमारी सहयोगी दीपाली नंदा से। तो दीपाली, डेक्सामेथासोन दवा कोरोना के इलाज में कितनी कारगर यहां बताई जा रही है?
देखिए, ब्रिटेन के साइंटिस्ट का जो दावा है कविता, उसके मुताबिक डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड की अगर हम बात करें तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट उसके सामने आए हैं। 2100 से ज्यादा मरीजों पर इसको ट्रायल किया गया था और ये खास तौर पर वो मरीज रहे जो वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। तो ये दावा किया जा रहा है कि जो लोग कोरोना की वजह से काफी सीरियस है, उनके इलाज में उनको जीवन दान देने के लिए डेक्सामेथासोन काफी कारगर साबित हो रहा है। हालांकि जो पूरी रिपोर्ट है उसको जल्द ही पब्लिश किया जाएगा, लेकिन जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एक राहत की खबर इनको कहा जाएगा। मृत्यु दर की बात करें तो ये भी किया हाई मृत्यु दर में भी कमी आई है डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल के बाद, यानी कि 35% जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें कमी देखने को मिली है। ऐसा दावा ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। राइट, शुक्रिया दीपाली तमाम अपडेट के लिए। लॉकडाउन के दौरान मोरेटोरियम लेने वालों को ब्याज पर ब्याज से राहत मिलेगी या नहीं, अब इसका फैसला अगस्त में होगा। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की यहां पर खिंचाई भी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि ये पूरा मामला बैंक और कंज्यूमर्स के बीच का है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ब्याज पर ब्याज वसूले जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चलिए तमाम डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से। तो असीम, कंज्यूमर्स को ब्याज पर ब्याज से राहत पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ कहा गया? देखिए, लॉकडाउन के दौरान बैंक जो है ग्राहकों को मोरेटोरियम पीरियड तो दे रहे हैं, लेकिन ब्याज पर ब्याज जो है वो वसूल रहे हैं। तो इसकी माफी को लेकर के जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार, आरबीआई और बैंकों ने एक सुर में इसका विरोध किया कि ब्याज पर ब्याज माफी जो है वो नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार के मुताबिक ये बैंक और ग्राहकों के बीच का मामला है, तो केंद्र सरकार इसमें दखल जो है वो नहीं देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के आज केंद्र सरकार की काफी खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो सरकार है उसने ही बैंकों के लिए मोरेटोरियम पीरियड देने का आदेश जो वो दिया था और अब सरकार इस पूरे मामले से पल्ला जो है वो नहीं झाड़ सकती है। सरकार को इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला जो है वो लेना चाहिए। सरकार को इस ब्याज माफी को लेकर के कोई काम जो है वो करना चाहिए। जबकि बैंकों की दलील थी कि अभी तक उनको ये नहीं पता है कि उनके ऊपर कितना बोझ जो है मोरेटोरियम से पड़ेगा। खासतौर पर भी 90% लोगों ने मोरेटोरियम पीरियड जो है उसके लिए अप्लाई जो है वो नहीं किया। तो उनको 3 महीने का वक्त जो है वो दिया जाना चाहिए ताकि उनको पता चलना चाहिए कि उनके ऊपर कितना मोरेटोरियम का बोझ जो है पड़ने वाला है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार है, जो आरबीआई है, उनको निर्देश दिए कि आप 3 महीने के अंदर अंदर आप इस माफी ब्याज माफी के ऊपर फैसला जो है वो लीजिए। खासतौर पर कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस मामले की अगली सुनवाई जो है अगस्त के अंदर करेगा। उस तब तक बैंकों को पता चल जाएगा कि उनके ऊपर कितना बोझ जो पड़ेगा और क्या इसकी माफी जो है वो की जा सकती है। तो अगस्त तक ये मामले की सुनवाई जो है वो टल गई है और अगस्त में ही सुप्रीम कोर्ट इससे आगे की सुनवाई जो करेगा और उसके बाद ब्याज पर ब्याज माफी पर जो है फैसला लेगा। राइट, शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बाजार का पूरा अपडेट बने रहे। बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां आज काफी उथल पुथल हमने देखी। मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट की नरमी के बाद बाजार ने तेजी का रुख किया था, लेकिन फिर बाजार में गिरावट गहराई और हल्की गिरावट लेकर निफ्टी 9,900 के नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें, करीब ½ % नीचे बंद हुआ। आज के सेशन का पूरा अपडेट लेते हैं। सुमित मल्होत्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो सुमित, सबसे पहले काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन देखा, लेकिन हाईलाइट्स क्या रही? एक काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वोलेटिलिटी वाला सेशन आज के सत्र में देखने को मिला। बाजार भले लालशाने बंद हुए, लेकिन हाँ, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप 2 सेक्टर रहे जहां पर ज़रूर आज खरीदारी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हरा निशानी देखने को मिला। लेकिन सेलेक्टिव स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन था। चाहे आप सीमेंट स्टॉक्स को देखिए, एक जोरदार बाइंग यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल, बैंकिंग, फार्मा, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन ऑटो स्पेस में खरीदारी थी, टेलीकॉम स्पेस में आज खरीदारी थी। मारुति, भारती ऐसे स्टॉक्स में आज एक अच्छी खासी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। ओवरऑल एक ठीक ठाक सेशन था, लेकिन उन स्टॉक्स के लिए जो कि मिड कैप स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। राइट, इसके अलावा अगर हम शेयर स्पेसिफिक एक्शन पूछना चाहें तो कहाँ दिखा?
देखिए पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात कीजिए तो मारुति आज लीड कर रहा था, एक अच्छी खासी तेजी मारुति में देखने को मिली। साथ साथ भारती एयरटेल, यूपीएल, विप्रो, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी रही। निफ्टी लूजर्स में भारती इंफ्राटेल में आज बिकवाली थी। साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक, M&M और आईटीसी, ये कुछ ऐसे शेयर जो कि आज नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मिड कैप के गेनर्स में चोलामंडलम, एक अच्छी खासी तेजी दोनों ही कंपनियों में, चोलामंडलम फाइनेंस और होल्डिंग्स दोनों में खरीदारी थी। साथ साथ JSPL, सेल, BHEL, ये कुछ मिड कैप के लूजर्स हैं जहां पर आज प्रेशर था। लेकिन गेनर्स में चोलामंडलम, एस्कॉर्ट्स, LIC हाउसिंग, भारत फोर्ज, ये कुछ नाम जहां पर आज के सत्र में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। F&O के टॉप गेनर्स में भी चोलामंडलम फाइनेंस का ही नाम था। साथ साथ मारुति, एस्कॉर्ट्स और भारतीय एयरटेल, कुछ और ऐसे नाम जो कि F&O के टॉप गेनर्स के तौर पे आज बंद हुए। F&O टॉप लूजर्स में भारतीय इंफ्राटेल, JSPL, BHEL और सेल, यानी कि सरकारी स्पेस की कुछ सिलेक्टिव कंपनीज के अंदर आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो के लिए अच्छा दिन था जिसको लीड करा था मदरसन सुमी, साथ ही साथ मारुति, भारत फोर्ज और TVS मोटर, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी थी। स्पेशली मारुति में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा टेलीकॉम से आज ITI, भारतीय एयरटेल और उसके अलावा स्टरलाइट टेक, ये तीन नाम जो कि आज प्रोमिनेंटली गेन करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आज एक अच्छा दिन था सीमेंट स्पेस के लिए। दिन भर CNBC आवास पे खरीदारी की सलाह भी दी गई स्पेस में। बिरला कॉर्प, ओरिएंट सीमेंट, प्रिज्म जॉनसन, JK लक्ष्मी और भी कई नाम हैं जिनको आप जोड़ सकते हैं मिड कैप सीमेंट स्पेस में जहाँ खरीदारी रही। बैंकिंग के लिए आज थोड़ा कमजोर दिन, जिसमें कोटक, बंधन, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल में से JSPL, सेल, नाल्को, हिंडाल्को, थोड़ा प्रेशर यहाँ भी रहा और नंबर्स का इम्पैक्ट रहा अलग अलग स्टॉक्स पे, चाहे नवनीत देखें, HPCL देखें, NMDC देखें, नेटको फार्मा देखें, जहाँ पे नंबर्स का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक वोलेटाइल सेशन आज के सत्र में और उम्मीद है कि शायद आगे भी इसी तरह का कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हाउसिंग सोसाइटीज अब तक कई कदम उठाती रही हैं, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने और हॉस्पिटल्स में बेड की कमी के बाद आज अब RWA सोसाइटी में ही कम्युनिटी आइसोलेशन सेंटर तैयार यहां पर किया जा रहा है। कैसे तैयार किया जा रहा है हाउसिंग सोसाइटी में ये आइसोलेशन सेंटर, सिल्की सिंह की इस खास रिपोर्ट में देखिए। ये है मुंबई कांदिवली के विश्वदीप हाइट्स सोसाइटी का आइसोलेशन सेंटर। सोसाइटी ने अपने क्लब हाउस को ही आइसोलेशन सेंटर बनाने का फैसला किया है। मुंबई के अस्पतालों में बेड की कमी के बाद सोसाइटी ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया। अगर कोई रेजिडेंट कोरोना की चपेट में आ जाते हैं तो उन्हें अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इस 2 बेड वाले सेटअप को तैयार करने में सिर्फ 50,000 रुपए खर्च हुए हैं। हमारे सोसाइटी के सभी सदस्यों ने मिलकर ये सोचा कि खुदा न खास्ता अगर सोसाइटी के किसी मेंबर में कोरोना के मामूली लक्षण दिखाई दे जिनमें उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना हो, तो ऐसे सदस्य को क्यों ना हमारे सोसाइटी के जिम्नेशियम में उपलब्ध जगह को आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट करके वहीं रखा जाए। कांदिवली में ही नहीं, मुंबई के दूसरे उपनगरों में भी सोसाइटीज आइसोलेशन सेंटर बना रही हैं। अंधेरी के यशोधन बैंक ऑफ इंडिया सोसाइटी ने भी अपना अलग आइसोलेशन सेंटर तैयार कर लिया है। यहाँ खाली पड़े फ्लैट को आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया। सोसाइटी ने जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने के साथ साथ इमरजेंसी में डॉक्टर्स, नर्सेज को बुलाने का भी इंतजाम किया है। इस आइसोलेशन सेंटर में हमारे पास 2 बेड्स है, डिस्पोजेबल मैट्रेसेस है, पिलोज है, इसके अलावा 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स है और एक ऐसी मशीन है जो ऑक्सीजन आपके बॉडी में मेजर करती है, लेवल बताती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा PPE किट्स है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज है और हैंड सैनिटाइजर्स है। देश भर में कोरोना जिस रफ्तार से बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले रहा है, वैसे में अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए हाउसिंग सोसाइटीज में कम्युनिटी आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल कोरोना से जंग में काफी कारगर हो सकती है। सिल्की सिंह, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। मर्सिडीज बेंज ने अपनी लग्जरी SUV GLS का नया अवतार आज लॉन्च कर दिया है और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 2 गाड़ियों की खूबियां मौजूद हैं। S क्लास की तरह कंफर्ट, लग्जरी और दूसरा ऑफ रोड कैपेबिलिटी। ये पहले के मुकाबले 77 mm लंबी, 22 mm चौड़ी और इसके व्हील बेस को भी 60 mm बढ़ाया गया है। इस 7 सीट वाली नई GLS के इंजन और इंटीरियर्स में भी कई बदलाव किए गए हैं। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों
इंजन्स के ऑप्शंस हैं और दोनों में ही 3 लीटर का BS6 इंजन लगा है। पेट्रोल वाली GLS में 367 bhp पावर आपको मिलेगा, जबकि डीजल वेरिएंट में 330 bhp पावर मिल रहा है। ये इंजन 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करता है। नई GLS की कीमत 99,90,000 रुपए रखी गई है और इसका सीधा मुकाबला BMW X7 और रेंज रोवर स्पोर्ट जैसी गाड़ियों से है। CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स लेकर आया है, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड कर आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। बाजारों में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम है और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वो अधिक लाभ कमाते हैं। आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।